आज हमारे बात करने का विषय है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आवर्त चक्र। इसे सामान्य भाषा में माहवारी भी कहा जाता है। यह मादाओं में होती है यानी कि फीमेल्स में ये होता है और सामान्यतः इसका जो समय होता है 28 से 30 दिन के बीच यहाँ रहता है। तो आज हम यही देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से होता है। आपको हमने बताया था कि मादाओं में मादा युग्मक का निर्माण होता है यानी कि फीमेल गैमेट यहां से बनते हैं और फीमेल गैमेट बनते हैं ओवरी से। तो देखिए यह है ओवरी और इस ओवरी से ही अंडाणु बनता है यानी कि एग बनता है। ये एग यहां पर आ जाता है, यहां पर ठीक फैलोपियन ट्यूब में। ये फैलोपियन ट्यूब है पूरी, ये वाली पूरी फैलोपियन ट्यूब है ठीक। अब एग फैलोपियन ट्यूब में आया, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाता है इस स्थान पर ठीक है। यदि यहां फर्टिलाइज नहीं हुआ यानी कि इसमें यदि यहां एग निषेचित नहीं होता है तो यहां एग बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही जो आप ये चारों तरफ ये दीवार देख रही हैं वाली और ये इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये दीवार भी टूट करके नीचे गिरने लगती है यानी कि टूट करके ये दीवार भी टूट करके बाहर आने लगती है। और क्योंकि इस एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सी रक्त वाहिकाएं होती हैं यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इस कारण रक्त भी बाहर निकल आता है। और यहां पर देखिए ओवरी दो हैं, एक इधर है एक इस तरफ है। तो कभी एग इस तरफ से बनता है, कभी एग इस तरफ से बनता है ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है सामान्य सी। यानी कि होता क्या है, ओवरी से एग बनता है और फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते 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 यहां पहुंच जाता है, यहां पे यूट्रस में ठीक। और यदि यहां निषेचित नहीं है यानी कि फर्टिलाइज नहीं है तो यहां से ये बाहर आने लगता है। इसके साथ ही जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की दीवार ये वाली, ये भी टूटने लगती है और इसके साथ बाहर आने लगती है। अब क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिस कारण से जब यहां दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम जो टूटती है तो उसके साथ साथ ब्लड भी यानी कि रक्त भी बाहर आने लगता है ठीक है। सामान्यतः यही प्रक्रिया है, इसी को ही आवर्त चक्र कहते हैं। हेलो बुलबुल, क्या तुमने क्लासरूम को सब्सक्राइब किया है? अरे हैरी, तुम तो बहुत लेट हो, मैंने तो कब का सब्सक्राइब कर लिया है। आप भी क्लासरूम बाय अरविंद द्विवेदी को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें साइंस और 10th बायोलॉजी के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा और ये एकदम फ्री है। तो यहाँ तो थी एक सामान्य सी प्रक्रिया जो हमने आपको बताई। अब देखिए इसमें इसमें यह भी हो सकता है कि भाई जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए। फिर ऐसी अवस्था में क्या होगा, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि यदि एग फर्टिलाइज हो जाता है तो देखिए एग फर्टिलाइज होगा इस फैलोपियन ट्यूब में और कहां पर, एम्पुलरी स्थनिक जंक्शन पे यहां फर्टिलाइज होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब एग यहां से निकलना शुरू होता है तो यहां पर इस इस जगह पर यदि इसे यहां पर स्पर्म मिल जाए यानी कि नर युग्मक मिल जाए, मेल गैमेट इसे मिल जाता है तो यहां पर ये फर्टिलाइज हो जाता है। अब ये आगे बढ़ता रहता है यानी कि इसमें आप क्या होता है कि आगे डिवीजन होते रहते हैं, यहाँ विभाजित होता रहता है और विभाजित होते होते ये पहुंच जाता है यहाँ यूट्रस में और इसके बाद ये एंडोमेट्रियम में धस जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और आगे का विकास यहाँ पर होता है यानी कि यहाँ धीरे धीरे वृद्धि करके पूरे नवजात का रूप धारण कर लेता है।
ठीक है, तो यहां हुई दूसरी अवस्था कि जब अंडाणु फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि निषेचन अंडाणु में हो जाता है। ठीक है, उस अवस्था में एंडोमेट्रियम जो है ये नहीं टूटती है, बल्कि जो फर्टिलाइज एग है, निषेचित अंडा है, वो एंडोमेट्रियम में धस जाता है और वहीं पर अब उसका विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए अब देखिए स्क्रीन पर एक चित्र है, इसको देखिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें एक तो यह है दिवस, नीचे की तरफ दिखाए गए हैं दिवस, यानी कि 1 से लेके और 29 तक है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया था अभी, यहाँ जो चक्र है ये 28 से 30 दिन का होता है, इसलिए यहाँ पर दिवस बताए गए हैं 1 से 30 तक। और जो इस तरफ है, इस तरफ बताई गई हैं विभिन्न अवस्थाएं। जैसे सबसे ऊपर वाले खाने में यहाँ हम बताएंगे जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हैं उन पर क्या असर पड़ता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नीचे जो मादा युग्मक है, यानी कि फीमेल गैमेट है एग, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। इसके बाद है अंडाशय हार्मोन स्तर, यानी कि ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट में गर्भाशयी घटनाएं, यानी कि जो यूट्रस है उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो हमने शुक्र जनन के समय पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि थैलेमस ग्रंथि से स्रावित होता है, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को इंड्यूस कर देता है, उत्प्रेरित करता है 2 हार्मोन निकालने के लिए। और कौन कौन से हैं वो 2 हार्मोन? वो 2 हार्मोन है, एक तो है LH, ठीक, एक तो है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक हमने बताया था आपको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम यहां देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें विभिन्न दिनों के भीतर इन दोनों हार्मोनों में क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, अब देखिए नीचे की तरफ हम दिखा रहे हैं दिन, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहां जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फर्क आता है। तो पहले तो हम बता रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर विभिन्न दिनों में कैसा रहता है। अब यहां पर पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो ये बीच वाली लाइन है, जो बिल्कुल इस ग्राफ को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक तरह से इस चित्र को 2 हिस्सों में बांट रही है, यह है लगभग 14 या 15 दिन के बीच में, यानी कि यहां तक पहुंचते पहुंचते, इस लाइन तक पहुंचते पहुंचते 14 या 15 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका स्तर रहता है। पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर सामान्य बना रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ 14-15 दिन के पास आता है इसका स्तर उच्च हो जाता है। ठीक है, और फिर यहां धीरे धीरे गिरने लगता है और फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये तो था LH। ठीक है, पहले स्तर सामान्य बना लेता है, जैसे ही 14 और 15 दिन के आसपास होते हैं इसका स्तर अचानक से ऊपर उठ जाता है। ठीक, और उसके बाद जैसे ही 16-17 दिन शुरू हो जाते हैं, फिर से ये नीचे नीचे आकर और फिर से सामान्य हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो इसमें क्या होता है, पहले इसका स्तर रहता है, फिर थोड़ा सा हल्का कम कम होता जाता है जैसे आगे बढ़ते हैं, और फिर जैसे ही 14-15 दिन आते हैं ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ती है शरीर में, और फिर धीरे धीरे यहाँ कम होता है और फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है।
यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये दोनों हार्मोन 14 और 15वें दिन सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले ये दोनों हार्मोन 14 और 15 डेज के बीचों बीच 14 और 15 डेज के आसपास इनका जो लेवल होता है वो हाई रहता है। ठीक, तो यहां पर आप समझ गए। अब देखिए इसी दौरान जो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है एस्ट्रोजन और एक तो है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों हार्मोनों को बोला जाता है सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये आपने पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ा होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इनका स्तर देखिए किस प्रकार से रहता है। पहले एस्ट्रोजन का स्तर देखते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर पहले सामान्य रहता है और धीरे धीरे जैसे ही 14-15वें दिन होते हैं यहां उच्च हो जाता है। अब यहां से आगे हम देखेंगे बाद में, ठीक है। 14-15 दिन तक ये पहुंच गया ऊपर, यानी कि इसका लेवल बहुत हाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा रहता है। प्रोजेस्टेरोन सामान्य बना रहता है, 16-17 दिन के आसपास ये ऊपर उठने लगता है और इसके बाद हम देखेंगे इसे थोड़ा बाद में, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसी समय अंडाणु यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसमें क्या हो रहा है। फीमेल गैमेट में हमने यहां तक देख लिया था कि भाई ये जो ओवम है यहां पर ये ओवम रिलीज हो जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में यानी कि जब हमने अभी हाल ही में जो हमने oogenesis पढ़ा वहां पर हमने यहां देख लिया था कि ओवम किस प्रकार से बनता है। तो यहां तक हमने देख लिया था कि ओवम रिलीज कैसे होता है, यानी कि ओवम रिलीज हो गया है, ठीक है। ओव्यूलेशन जिसे बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ठीक। अब यहां से आगे क्या होता है कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन में एक तो हो गया एग, जो ये वाला हिस्सा है, और एक हो गया ये जो दूसरा हिस्सा है, इसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, और इसे बोलते हैं पीत पिंड। हिंदी में पीत पिंड हो गया, इंग्लिश में हो गया कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम का काम होता है कि यहां प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है। अब देखिए हमने आपको यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल 15वें दिन तक बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे ही 15वें दिन में अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम भी बन जाता है उसी के साथ, ठीक। हमने आपको oogenesis में बताया था कि देखिए जैसे ये पूरा एग है, अब ये रैप्चर होता है, तो रैप्चर होने के बाद क्या होता है, ये एग तो निकल जाता है बाहर, और इसका जो बाहरी ये खोल है ये बनता है कार्पस ल्यूटियम, ये बनाता है पीत पिंड, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के स्राव को बढ़ा देता है। इसीलिए जब ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग हो जाता है 15-16 दिन के आसपास, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां पर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यदि यहां पर एग फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एग को स्पर्म मिल जाता है, हो जाता है, जिसे निषेचन भी कहते हैं, नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं, तो इस अवस्था में ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अब इस प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़े रहने के कारण जो ये नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है एंडोमेट्रियम, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बने रहने के लिए प्रोजेस्टेरोन आवश्यक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहा है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो जब
कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है, तो ये एंडोमेट्रियम अब यहां से टूटती नहीं है, हटती नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि एग का निषेचन हो गया है, यानी कि एग फर्टिलाइज हो गया। अब ये एग यहां से यहां एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो जाएगा। और धीरे धीरे यहीं पर यह भ्रूण में विकसित हो जाता है और इसका विकास होता है नवजात में। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और इसके नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर अपने सामान्य स्तर पर यह आ जाता है। इसी तरह से एस्ट्रोजन का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगता है और वो अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम की जो दीवार है, लाइनिंग है, ये टूटने लगती है और इसके साथ साथ ये जो एग है ये भी बाहर आ जाता है। एक तथ्य जो बताना रह गया था वो यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो उसे कहते हैं मीनार्च, और जब ये समाप्त होती है लगभग 50 वर्ष के आसपास या उसके बाद तो उसे कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र की। उम्मीद है आप इसे सही से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। धन्यवाद।